हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल जो हमने किया था वो अपवर्तन के कुछ बेसिक बातें थी, अपवर्तन की परिभाषाएं थी, अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था, कांच की सिल्ली द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। आपने अपनी लैब में देखा होगा, प्रिज्म परिभाषा के रूप में क्या कह सकते हैं हम प्रिज्म को, कि किसी भी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों से घिरे एक पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। देखिए, ये आप समझ पा रहे हैं, जो ABCD है ये नीचे रखा हुआ पृष्ठ है, इसकी सतह है, और एक इस साइड से और एक इस साइड से, दो सतह ये हैं जो इनके ऊपर एक किसी न किसी कोण पर झुकी हुई हैं। इस तरीके की जो आकृति होती है उसको प्रिज्म कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, पृष्ठ AEFD और AFBC जो हैं वो इसके अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। AEFD और EFBC ये वाले जो पृष्ठ हैं जो यूँ झुके हुए हैं उनको हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तन की प्रक्रिया यहीं इन्हीं दो सतह से होती है। EF जो होता है वो एज किनारा होता है, अपवर्तक जो पृष्ठ हैं उनको मिलाने वाला किनारा है ये EF, ठीक है। एंगल AEB और एंगल DFC, AEB और एंगल DFC, ये जिस पे जो दो पृष्ठ आपस में झुके हुए हैं, मुड़े मतलब जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, उनको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म का कोण कहते हैं। ABCD जो मैंने आपको शुरू में बताया था ये प्रिज्म का आधार है, और AEB और DCF जो होंगे, ये जो त्रिभुज बने हुए हैं, ये जो हैं ये प्रिज्म का मुख्य काट है। हालांकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ इतना देखिए कि ये जो प्रिज्म है इसका AEFD और BCFE ये जो है ना ये अपवर्तक पृष्ठ है, यहाँ से अपवर्तन होगा। इसके अपवर्तन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, इस चित्र से आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये वायु है, ये कांच का बना हुआ है, और ये फिर से वायु है। यहाँ से एक आपतित किरण जा रही है, इसके इस अपवर्तक पृष्ठ जो AB है इसके 90 डिग्री पर कोण बनाते हुए जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया हुआ है, ये क्या है, इसका अभिलंब है। यहाँ से क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में वायु से कांच में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो सीधी जाने की बजाय डॉटेड से मैंने दिखा रखी है, सीधी जाएगी। डॉटेड की बजाय ये अभिलंब की तरफ मुड़ती है, ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई, ये इस दूसरे परावर्तक पृष्ठ पर आ गई है। और जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेगी तो इसका मतलब सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में बाहर निकल रही है। बाहर निकलने का मतलब ये अभिलंब से दूर की तरफ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी। ये देखिए, ये जो इस किरण को आपतित किरण, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, और ये जो है बिल्कुल बाहर निकल रही है, जैसे कांच की सिल्ली में था, बाहर निकलने वाली किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। लिख रखा है मैंने, CD को हम निर्गत किरण कहेंगे। निर्गत किरण को अगर आप पीछे की तरफ एक्सपेंड करते हो, बढ़ाते हो, और आपतित किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बनता है। इसको हम विचलन का कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, ये जो होता है ये प्रिज्म में अपवर्तन के बारे में है, ठीक है। इससे आगे पढ़ते हैं हम अपवर्तन के नियम। ये आपके हरियाणा बोर्ड के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अपवर्तन क्या है और इसके दो नियम लिखो। तो ये अपवर्तन क्या है ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अपवर्तन जब भी प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना रास्ता बदल लेती है, इस प्रक्रिया को हम अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन होता क्यों है, क्योंकि दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन, जैसे परावर्तन के दो नियम थे ऐसे ही अपवर्तन के नियम है। तो पहला नियम तो परावर्तन वाला ही है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में थे परावर्तन में। अपवर्तन में क्या हो जाएगा, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब मैंने आपको उस दिन भी समझाया था। मान लीजिए ये है, ये आपतित किरण है, ये वाली, ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। ये तीनों एक ही तल में होने का मतलब ये इस तरीके से होते हैं। यहाँ से आपको अगर इस एंगल से देखेंगे तो आपको एक ही उंगली दिखाई देगी, ये तीन उंगलियाँ अलग अलग नहीं दिखाई देंगी। ये एक ही तल का मतलब ये होता है, समतल एक ही समतल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है दो माध्यमों में प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए, दो माध्यमों के लिए जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया, आपने ट्रिग्नोमेट्री मैथ में पढ़ा होगा साइन थीटा कोस थीटा, तो जया जो होता है वो साइन थीटा के लिए होता है। दो माध्यमों में आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण की जो जया होती है उनका अनुपात एक स्थिर होता है, उसका वो बदलता नहीं है। कि वायु के लिए और कांच के लिए अगर आप देखेंगे, अपवर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के जो साइन थीटा की वैल्यू, उनका जो अनुपात होगा वो एक स्थिर होगा। इस दूसरे नियम को क्या कहते हैं हम, अपवर्तन का दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। देखिए आगे मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे मान लीजिए ये है, ये माध्यम एक है, ये माध्यम दूसरा है, इसको वायु और कांच ही मान सकते हैं आप।
तो ये आपतन कोण है, और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, ये एंगल आर हो जाएगा, यानी अपवर्तन का कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण की जया यानी कि साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल आई बटे साइन ऑफ एंगल आर। अपवर्तन का कोण आपतन कोण अपवर्तन कोण, इनका जो साइन थीटा का अनुपात होगा वो एक स्थिरांक होगा, और ये स्थिरांक जो होता है ना वो उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। एन जो है मैंने आपको बताया था अपवर्तनांक, ये इस कांच वाले माध्यम का अपवर्तनांक होगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। अगर मान लीजिए दो माध्यम अलग अलग हैं तो इसके लिए एक दूसरी इक्वेशन और बनती है कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन थीटा इज इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणा अपवर्तन का वो साइन वाला कोण, मतलब अपवर्तन कोण का साइन थीटा के जो उसकी वैल्यू होगी उसके बराबर होगा। ठीक है, आप इसका इतना ही ध्यान रखिए कि साइन आई अपॉन साइन आर, जो एंगल आपतन कोण की साइन थीटा की वैल्यू और परावर्तन कोण की साइन थीटा के वैल्यू का अगर आप अनुपात लेंगे तो वो एक स्थिर अंक के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, वो उस माध्यम के, यानी कि अगर हमने यहाँ पे कांच लिया था तो कांच के अपवर्तनांक के बराबर होगा। अपवर्तन का दैनिक जीवन में महत्व देखिए। दैनिक जीवन का क्या महत्व है कि पहला जी चीज़ है, आप कई बार इस चीज़ को महसूस भी करते हैं कि पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई हमें कम प्रतीत होती है, या पानी में बाल्टी में डूबी हुई कोई छड़ी जो है हमें जहाँ से वो डूबी हुई है, जहाँ से वो पानी में प्रवेश कर रही है वहाँ से हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। या तीसरी चीज़, तीनों का कारण एक ही है, मैं आपको समझाऊंगा। पानी में डूबे हुए किसी भी सिक्के का कुछ हमें बिल्कुल वो उतना गहरा नहीं दिखाई देता है, वो कुछ हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए पानी की बाल्टी है और ये इतनी गहरी है, हमें ये पता है कि जब हमें अगर पानी की बाल्टी की तली दिखाई दे रही है तो तली इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ से टकराकर प्रकाश की किरणें हमारी आँखों तक पहुँचती हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ इस तली से टकराने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ आ रही हैं, ये माध्यम कौन सा है, जल, ये सघन माध्यम है। जैसे ही ये जल से वायु में प्रवेश करेंगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ जाएंगी। अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ के हमारी आंखों तक पहुंची, हमारी आंखों तक जो पहुंच रही है, हमारी आंखें उसको यूं देखती हैं कि ये जो किरणें हैं जो हमारी आंखों तक पहुंच रही हैं ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी कि हमें वो तली कहाँ दिखाई देगी, यहाँ दिखाई देगी, जबकि वास्तविक में तली कहाँ है, यहाँ पे है। ये सब किस वजह से हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो गया, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि माध्यम बदल गया। यहाँ जल माध्यम था, यहाँ वायु माध्यम है। ठीक है, किसी शाही से लिखे हुए अक्षर को आप किसी कांच की स्लैब में से देखते हो, आप एक काम, जैसे हमने मान लीजिए यही रख रखा है, यहाँ पे अगर आप कोई कांच का टुकड़ा रख देंगे तो आपको ये जो अक्षर हमने लिखे हुए हैं थोड़े से ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। ये इसी वजह से, ऊपर उठने का मतलब तो यही तो है कि यहाँ पे हमें तली भी तो थोड़ा सा ऊपर उठते हुए दिखाई दे रही है, ये ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे जिससे कि वो आकार में बड़े दिखते हैं। आप एक अपना अगला पार्ट है फिजिक्स का, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, उसमें भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे कि जो तारों का टिमटिमाना है वो भी अपवर्तन की वजह से होता है। देखिए जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसको हम एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश की एक किरण वायु से किसी भी एक अज्ञात माध्यम में प्रवेश करती है। यदि आपतन कोण 72 डिग्री है और अपवर्तन कोण 40 डिग्री है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है साइन 72 डिग्री की वैल्यू 0.951 और साइन 40 डिग्री की वैल्यू 0.642। अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार अपवर्तनांक क्या होता है, साइन थीटा ऑफ एंगल आई, आपतन कोण साइन थीटा ऑफ एंगल आर, इनका अनुपात जो होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो अपवर्तनांक बराबर साइन 72 अपॉन साइन 40, ये आपतन कोण था, ये अपवर्तन कोण है, इनकी वैल्यू दे रखी थी। यहाँ से क्या आ जाएगा 1.48, यानी कि अज्ञात माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा 1.48। अब हम बात करते हैं लेंस क्या होता है। देखिए ये आपने लैब में ये चीज़ें भी देख रखी हैं। लेंस वह एक पारदर्शी माध्यम होता है जो एक निश्चित सतह से घिरा होता है। ये जो है पारदर्शक माध्यम है जो दो सतहों से मिलकर बना है, दो सतह होती हैं इसमें लेंस में। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, जैसे दर्पण होते थे ऐसे ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वह होता है जो किनारों पर पतला होता है और उसका मध्य भाग मोटा होता है। ये रहा, यहाँ देखिए बीच में से मोटा है और ऊपर और नीचे किनारों से पतला है। इस प्रकार के लेंस को हम क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, इसको हम अवतल लेंस कहते हैं। अब इनके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। उत्तल लेंस के प्रकार, उभयोत्तल लेंस, यानी कि उसके जो दोनों तल होते हैं, दोनों पृष्ठ हैं सतह, वो दोनों उत्तल आकार के होते हैं, जैसे ये और ये। आप आगे जब दो और दो आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। समतल उत्तल, ये जो है आपने संधि विच्छेद पढ़ा है। समतल उत्तल क्या होता है, एक तल समतल होता है, ये चित्र बना रखा मैंने, और दूसरा तल उत्तल होता है। तीसरा अवतल उत्तल का मतलब एक तल उत्तल होता है और एक तल अवतल होता है। ये उत्तल और ये वाला अवतल तल हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस के प्रकार इसी तरीके से हो जाएंगे। उभय का मतलब होता है दोनों, उभयावतल का मतलब जिसके दोनों तल अवतल हो, ये और ये।
समतल अवतल यानी कि एक तल समतल होगा और दूसरा अवतल होगा, और तीसरा उत्तल अवतल यानी कि एक तल उत्तल लेंस जैसा होगा, दूसरा तल अवतल लेंस जैसा होगा, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब ये देखिए पहले लेंस बनते कैसे हैं। मान लीजिए ये लेंस भी तो जैसे दर्पण था हमारा एक गोले का हिस्सा होता था, ऐसे ही लेंस भी गोले का हिस्सा होता है, लेकिन यहाँ पे दो प्रकार से कैसे बनता है। अगर आपको उत्तल लेंस बनाना है तो क्या होगा, आप ये मान के चलिए कि जो दो गोलाकार चीज़ें हैं इन दोनों से मिलकर बना है, और ये एक दूसरे के ऊपर कुछ आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इस वजह से ये जो आकृति बनती है ये उत्तल लेंस जैसी बनेगी। यहाँ पे ये जो दो गोले हैं ये थोड़े से अलग अलग हैं, और इन दोनों के बीच का जो आकार है वो कैसा बनेगा, अवतल लेंस जैसे आकार का बनेगा। वक्रता केंद्र क्या होगा, एक लेंस जिन दो गोलीय आकृतियों से मिलकर बना है, ये लेंस है ये इन दो गोलीय आकृतियों से मिलकर बना है, ये वाला लेंस इन दो गोलीय आकृतियों से मिलकर बना है, उन गोलीय आकृतियों के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये जो गोला है, ये गोला, इसका केंद्र सी ये, और इसका केंद्र सी, तो यानी कि एक लेंस जो दो गोलीय आकृतियों से मिलकर बना है, उन दोनों गोलीय आकृतियों का जो केंद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दो वक्रता केंद्र हैं और इस अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, जो किसी भी लेंस का जो वक्रता केंद्र है वो उस लेंस से बाहर स्थित होता है, लेंस के अंदर नहीं। लेंस वाला हिस्सा तो अपना ये है जो मैंने रेड कर रखा है, लेंस से बाहर इसका भी वक्रता केंद्र, दोनों लेंस से बाहर है, इसके भी वक्रता केंद्र लेंस से बाहर है, सी से दर्शाया जाता है। और दो गोलीय आकृतियों के कारण प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, आप दर्पण में एक ही था क्योंकि दर्पण एक ही गोलीय आकृति से मिलकर बनता था। मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। इस लेंस के दो वक्रता केंद्र ये थे सी और सी, इनको मिलाने वाली ये रेखा है। इस लेंस के दो वक्रता केंद्र ये थे, इनको मिलाने वाली रेखा है, जो इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, प्रकाशिक बिंदु, प्रकाशिक बिंदु क्या होगा, किसी पतले लेंस का वह बिंदु जिसमें से यदि कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो बिना अपवर्तन के सीधी निकल जाती है। देखिए ये आपने एक चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी दर्पण में बिना परावर्तन के वापस उसी डायरेक्शन में वापस आती थी ना किरण, वो कहाँ से आती थी, वो वक्रता के अंदर से आती थी। यहाँ पे क्या होगा, किसी भी लेंस के अंदर प्रकाश का वह प्रकाश बिंदु वह बिंदु होता है जो किसी लेंस के अंदर मौजूद होता है, और उसमें से यदि कोई किरण आपतित होती है तो वो बिना किसी दिशा मोड़े सीधी निकल जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश बिंदु कहेंगे उस लेंस का। जैसे इसमें है, इसको ओ से दर्शाया जाता है। यदि लेंस मोटा होगा तो उसमें अपवर्तन हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे मैं ढंग से दिखा नहीं पाया था, चित्र मैंने पहले बना लिया था। यहाँ देखिए, अगर ये उससे भी ज़्यादा मोटा लेंस होगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से किरण इस माध्यम में प्रवेश करेगी, इसमें अपवर्तन हो जाएगा, और फिर ये परावर्तन जैसे प्रकाश की उसमें कांच की सिल्ली में हो रहा था, कांच की स्लैब में हो रहा था। तो लेंस का पतला होना जरूरी है, जिससे कि हम इस परिभाषा में, प्रकाश बिंदु की परिभाषा में आप पतले लेंस को स्पेसिफाई जरूर करेंगे, लिखेंगे जरूर कि किसी पतले लेंस में वह बिंदु जो यदि उसमें से अगर कोई आपतित किरण जा रही है तो वो बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के सीधी निकल जाती है, इसे ओ से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस क्या होगा, परिभाषाएं सारी वही हैं जो दर्पण में थी कि मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर लेंस में से गुजरने के पश्चात समानांतर आने वाली आपतित किरणें या तो इकट्ठी होती हैं या फिर इकट्ठी होती हुई प्रतीत होती हैं, जैसे उसमें दर्पण में था। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस में से गुजरने के बाद किरणें इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठे होने को हम अभिसारित होना बोलते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोला जाता है। अवतल लेंस में क्या होगा, गुजरने के बाद किरणें फैल जाती हैं, इस फैलने की प्रक्रिया को हम अपसारित होना कहते हैं, इसलिए अवतल लेंस को अपसारित लेंस भी कहा जाता है। देखिए मैंने चित्र बना रखे होंगे, आगे आपको दिखाया जाएगा। इसलिए अवतल लेंस में जब फैली हुई प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस फैला देता है, वहाँ पे उत्तल दर्पण फैलाता था, यहाँ पे लेंस में अवतल लेंस और दर्पण में उत्तल दर्पण जो है वो चीज़ों को फैला देता था, इस प्रकाश से आने वाली किरणों को, प्रकाश किरणों को फैला देता था। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों क्या होते हैं, अपसारित करने वाली चीज़ें हैं जो प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, फैलाते हैं। तो इसलिए अवतल लेंस में जो फैली हुई प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ खींचा जाता है तो वह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और वह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है, इसे F से दर्शाया जाता है। देखिए समझिए, फोकस दूरी क्या होगी, वही वहाँ पे क्या था, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी थी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकाश बिंदु जो लेंस के अंदर स्थित होता है, जिसमें से बिना विचलन के प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। किसी लेंस के प्रकाश बिंदु O तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, इसे छोटे f से दर्शाया जाता है। परिभाषाएं सारी वही हैं। देखिए ये जैसे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में समानांतर किरणें आ रही हैं,
ये जैसे ही लेंस में से गुजरेंगी क्या हो जाएंगी, इस जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी। जहाँ पे ये इकट्ठी हो रही हैं, अभिसारित हो रही हैं, इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्योंकि उत्तल लेंस इन किरणों को अभिसारित कर रहा है, इकट्ठी कर रहा है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस में क्या होगा, अवतल लेंस में देखिए ये पैरेलल आने वाली किरणें हैं, समानांतर किरणें, ये इस लेंस में से गुजरने के बाद फैल रही हैं, इसलिए अपसारित किरणें कहलाती हैं। और इन किरणों को जब पीछे की तरफ खींचा जाता है, मैंने लिखा था पीछे परिभाषा में, इसलिए अवतल लेंस में जब फैली हुई प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ खींचा जाता है तो वह एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इनको जब आप पीछे की तरफ खींचोगे तो ये यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी और ये अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाएगा। जैसा कि हमने दर्पण के केस में पढ़ा था, वक्रता त्रिज्या जो होती है आर, क्या होता है वो ध्रुव वक्रता त्रिज्या दर्पण में क्या था, वो थी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी थी उसको कहते थे। फोकस दूरी का दुगना होती थी, हमने लिखा था कि F बराबर R/2। तो लेंस में भी क्या होता है, वक्रता केंद्र जो होती है वो फोकस दूरी का, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का दुगना होती है, इसलिए दुगना होगी, इसलिए हम C को कई बार इसमें लेंस के केस में 2 × F दिखाते हैं, यानी कि 2 गुना फोकस दूरी से दुगना। देखिए ये कोई लेंस है, इसके फोकस भी 2 होंगे, एक इस साइड और एक इस साइड, क्योंकि वक्रता केंद्र 2 हैं, ये वक्रता केंद्र C, ये वक्रता केंद्र C। OF जो है वो आधी दूरी है किसकी, OC की, इसलिए हम क्या कहते हैं कि OF बराबर CF, यानी कि इसको हम जो डिस्टेंस है C को 2F दर्शा सकते हैं कि ये जो OF है ये फोकस दूरी है, OF फोकस दूरी, इधर भी ये फोकस दूरी है, ठीक है। और OC जो है वो फोकस दूरी का दुगना है जो वक्रता त्रिज्या है, इसलिए क्या होगा, इसको हम 2 × F भी कह सकते हैं। OF बराबर हाफ ऑफ OC, OF बराबर हाफ, आधा है किसका, OC दूरी का, फोकस दूरी बराबर हाफ इंटू वक्रता त्रिज्या, ये हमने दर्पण में पढ़ा था वही चीज़ है, इसलिए C को 2F भी लिखा जाता है, अर्थात F यानी कि फोकस है वो दुगनी दूरी पर स्थित C है। C जो है वो फोकस F से दुगनी दूरी पर स्थित है, इसलिए इसको C को हम 2F भी लिखते हैं, ठीक है। लेंसों के किरण आरेख खींचने के लिए नियम ये हम बाद में करेंगे। थैंक यू।